नमस्कार, मैं अशोक व्यास। जून के महीने में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हुए भी और वैसे भी हम सब जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि डॉक्टर सत्या त्रिवेदी जी ने केमिस्ट्री विषय से अगर कहें कि अपने फोकस को बदलकर योग को अपने जीवन में अपनाने और औरों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, तो नेचुरोपैथ भी उनके साथ आ गया। प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा रेकी मास्टर भी आप हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, कवयित्री भी हैं। डॉक्टर सत्या त्रिवेदी भारत से पधारी हैं आज हमारे साथ स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद अशोक जी। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आप बताइए, योग की ऐसी क्या विशेषता थी कि आपको केमिस्ट्री से ज़्यादा योग ने अपनी ओर खींच लिया? शुरुआत को कहेंगे कि मैंने जब एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया तो उस वक्त कहीं मेरे पिता ने मुझे अवेयर किया कि बेटा ये समय ऐसा है कि आपको योग सीखना चाहिए। अगर आप योग सीखेंगे तो स्वयं तो स्वस्थ रहेंगे ही, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। योग मैंने सीखा, फिर वहीं मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि उत्पन्न हुई। मैंने उसे सीखा और आगे धीरे धीरे रेकी और दूसरे विषयों को भी मैंने सीखा। और जैसे जैसे सीखती गई, जैसे जैसे योग में उतरती गई, वैसे वैसे मुझे ये लगा कि अगर योग के माध्यम से मैं जन सेवा कर सकूं, लोगों के लिए कुछ भी अच्छा कर सकूं, तो मुझे योग को चुनना चाहिए। तो मैंने केमिस्ट्री में वैसे पीएचडी भी किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने योग को ही चुना, नेचुरोपैथी को चुना। तो सत्या जी, आपसे अधिक बेहतर हमें कौन बता सकता है? कई बार योग को लेकर भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं और ऐसे आसन हैं जो कि कोई आम आदमी कर नहीं सकता है। कई लोग सोचते हैं योग करने का मतलब वो है और मैं तो इसको कर नहीं पाऊंगा। तो आप बताइए, योग की परिभाषा क्या आप मानती हैं? देखिए, जब मैंने योग की शुरुआत करी, करीब 20 वर्षों पहले से मैं योग कर रही हूँ। और जब योग के मैंने शिविर लगाना शुरू किया, बनारस से सबसे पहले योग शिविर लगाना शुरू किया, तो उस समय मैंने देखा कि थोड़ी बहुत जागृति आना शुरू हो गई थी। उससे पहले जब कभी योग की बात की जाती थी तो लोग बड़ा हास्यास्पद बताते थे, हंसाई हो जाती थी, जिसे जग हंसाई कहते हैं। हंसने लगते थे लोग, कहते अरे योग कैसे हम कर पाएंगे, साधारण मनुष्य के लिए योग थोड़े ना बना है, योग तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बना है, कहीं हिमालय की चोटी पर जा करके योग करना होगा। लेकिन धीरे धीरे जो जागृति आती गई, कहीं ना कहीं उसमें स्वामी रामदेव जी का भी बहुत हाथ है कि उन्होंने योग के प्रति जन जागृति उत्पन्न करी। और जब मैं शिविर लगाती थी तो लोग आते थे और विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, सब तरह के लोग आकर के योग सीखना चाहते थे। और अभी कुछ वर्षों में, जबकि पेंडेमिक का जो साल रहे और जिसमें हम सब ने इतना अधिक सफ़र किया और जाना कि किस तरह से हमारे फेफड़े अच्छे होने चाहिए, हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। और उस समय जबकि ना तो जिम खुले हुए थे, ना पार्क में आप जा सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, उस परिस्थिति में आपके पास एक ही साधन था, योग करना और प्राणायाम करना। उससे लोगों के अंदर इम्यूनिटी खूब ज़्यादा बढ़ी और लोगों ने देखा कि हम रोज़ रोगों से बचे रह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी सीखा कि अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे, योग ये भी सिखाता है कि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ कैसे रह सकते हैं, वो मेडिटेशन के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये भी लोगों ने सीखा और लोग योग की तरफ मुड़े। तो सत्या जी, आपने जब पहले शिविर लगाना प्रारंभ किया होगा तो कोई भी नया काम करने के पहले मन में 5 बातें आती हैं, 25 भी आ सकती हैं कि लोगों को कैसा लगेगा जी। और वो आश्वस्ति आपके अंदर थी, फिर लोगों तक भी वो आनंद और वो एक रसमय ढंग से योग को अपनाने की बात आपके माध्यम से पहुंची। तो वो जो आपने उसकी शिविर की संरचना बनाई होगी, उसमें क्या क्या तत्व मुख्य रहे होंगे? आसन भी रहे होंगे और शायद प्राणायाम और ध्यान इत्यादि, थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, योगासन तो मैं कराती ही थी और मैंने जो योगासन कराया उसमें जिस चीज़ पे एम्फेसिस किया वो इस बात पे कि योग में बहुत कठिन आसन का करना ज़रूरी नहीं, वो चीज़ें सीखनी चाहिए, वो आसन, वो एक्सरसाइजेस सीखनी चाहिए जिसको हम व्यवहारिक रूप से अपना सकें।
कठिन आसन करना इतनी जल्दी संभव नहीं होता। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम और अंग व्यायाम करने चाहिए। अंग व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा शरीर इस काबिल हो जाता है कि वो दूसरे आसन कर सके। इसके अतिरिक्त अंग व्यायाम ऐसे हैं जो कि एक 5 साल का बालक भी कर सकता है और 75 साल का वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि बेड पर बैठे बैठे भी की जा सकती हैं। तो आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप अंग व्यायाम को अपना करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन में मैंने देखा एक करीब 75 ईयर्स की एक महिला थी, वृद्ध महिला, और उनके जो है जोड़ में दर्द होता था। उनको मैंने जब अंग व्यायाम सिखाना शुरू किया तो उनको 7 दिन लगे और वो पहले से बेहतर महसूस करने लगी। उनकी संधियां जो है मूव करने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वो 21 दिन 22 दिन होने लगे, उसके बाद वो अच्छे तरह से चलने फिरने लगी। तो अंग व्यायाम का इतना बड़ा प्रभाव है। अंग व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मैंने एक रखा। अंग व्यायाम से क्या अर्थ लिया जाए? अंग व्यायाम होता है हमारी जितनी भी संधियां हैं, यानी हमारे जितने ज्वाइंट्स हैं, उन पे टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब टॉक्सिन्स, जैसे देखते हैं ना कोई ड्रेन होती है, उस ड्रेन में अगर कचरा इकट्ठा हो जाता है तो हम पानी की बड़ी तेज प्रवाह उसमें डालें तो वो सारा जितना कचरा होता है, मल होता है, वो सब निकल जाता है। इसी तरह से हमारी संधियों में जगह जगह टॉक्सिन्स इकट्ठा रहते हैं। और जब हम ये अंग व्यायाम करते हैं तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से होने लगता है। इसलिए अंग व्यायाम पहले सीखें, सूक्ष्म व्यायाम सीखें और उसके बाद फिर सरल आसन करें। और सरल आसन करने के बाद फिर बाकी अगर आप कठिन आसन करना चाहते हैं तो करें। जो व्यवहारिक रूप से आप कर सकते हैं उसे करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने इसी संरचना को रखा। और ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने आके मुझे कहा कि जैसे निद्रा की बड़ी परेशानी है तो आप योग निद्रा करा दीजिए। तो योग निद्रा कराई तो उन्हें बड़ा लाभ हुआ, मानसिक शांति उनको प्राप्त हुई। तो ये सारी चीज़ें मैंने शिविरों में रखी। तो जैसे अंग व्यायाम की बात हुई, फिर सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम का समानार्थक है या सूक्ष्म व्यायाम अलग? जी, ये दोनों बिल्कुल अलग है। सूक्ष्म व्यायाम है जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बनाए थे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोग अपने आप समझ लेते हैं और हम भी कुछ इस तरह के व्यायाम बना सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसे व्यायाम बनाए। तो सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो भी अंग व्यायाम से मिलते जुलते होते हैं। उसमें श्वास का नियंत्रण किया जाता है। और प्राणायाम बिल्कुल अलग चीज़ है। उसमें जो सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं उसमें जिस तरह श्वास का नियंत्रण करते हैं उसी प्रकार से हम उसमें एक्सरसाइज भी जोड़ते हैं। लेकिन जो प्राणायाम करते हैं वो सिर्फ हम श्वास का हमें नियंत्रण करना है, कैसे करना है, ये मतलब श्वास को आयाम देना, ये प्राणायाम का काम है। तो सत्या जी, आप अपने खुद के अनुभव से बताइए। आपकी जो कविताएं लिखने में भी आपको रस आता है, तो जब आप योगाभ्यास करती हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी को भी कहीं कुछ और अधिक बढ़ाने में सहायक होता होगा? जी बिल्कुल। योग के साथ साथ जो क्रिएटिविटी है, कहीं ना कहीं जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ गीत ऐसे लिखती हूँ जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। या फिर योग करने के लिए भी, योग के भी गीत लिखती हूँ तो योग करने की प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से मैं रखती हूँ अपने, जिस तरह का मैं संरचना करती हूँ अपने प्रोग्राम की, या जो हमारा पूरा मॉड्यूल बनाती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं हमारे गीत भी होते हैं और उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे कोई कैटलिस्ट का काम करता है कि किसी क्रिया को बढ़ाना है तो उसमें कैटलिस्ट काम करता है, उसी तरीके से ये भी उत्प्रेरक का काम करते हैं। कोई एक गीत जो चाहे योग से संबंधित हो या जो भी आपका प्रिय हो, थोड़ा अगर हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। जी हाँ, ज़रूर। एक गीत है, उसकी कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ आपको। प्रातः काल रोज उठ के योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। प्रातः काल रोज उठ के योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। ये हमारी सभ्यता का, संस्कृति का अंग है। योग में ही शांति शक्ति, योग में उमंग है। जब से कर रही हूँ योग, तन हुआ पतंग है।
जब से कर रही हूँ योग तन हुआ पतंग है, सब दवाएं छूट गई डॉक्टर भी दंग है। क्या तन बात है। हवन हो यूं न कभी भोग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। और रोग दोष लेके अस्पताल में न डोलिए, रोग दोष लेके अस्पताल में न डोलिए। नाड़ियाँ भी बोलती है नब्ज को टटोलिए, आसनों से सेहत के बंद द्वार खोलिए, आसनों से सेहत के बंद द्वार खोलिए। प्राणायाम कीजिए, ओम ओम बोलिए। वाह। मीठे चटपटे का मत भोग कीजिए, मीठे चटपटे का मत लोभ कीजिए। योग से शरीर को निरोग कीजिए, प्रातःकाल रोज उठ के योग कीजिए, योग से शरीर को निरोग कीजिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। प्रातःकाल उठ के ही योग कीजिए और योग से शरीर को निरोग कीजिए। कितने सरल और रसमय ढंग से एक संदेश भी आपने पहुंचाया और उसमें लयबद्ध रूप में जो आपकी प्रस्तुति है। तो आप YouTube के माध्यम से भी कुछ जागृति और अवेयरनेस, किस तरह से हम निरोग हों, प्राकृतिक जो चिकित्सा है उसके बारे में भी, और एक आपने सांस लेना जानो शीर्षक से भी संबोधन किया था। तो लोग सभी सोचते हैं कि सांस लेना तो मुझे आता ही तभी मैं चल रहा हूँ। तो क्या ऐसी बात है जो आम तौर पर हमारा ध्यान नहीं होता है ठीक से सांस लेने पर, और थोड़ी सी अवेयरनेस से क्या बदलाव आ सकता है? बहुत बदलाव आ सकता है, क्योंकि हम निरंतर श्वास लेते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं और कैसे लेनी चाहिए। कभी कभी पूरा जीवन बीत जाता है, हम श्वास के बारे में नहीं जानते। इसका अनुभव मुझे हुआ, मैंने पढ़ाया है, टीचर्स को पढ़ाया जो करीब 30 साल की उम्र से लेकर 60-65 साल की उम्र के लोग हैं। उन्होंने ये प्रश्न किया कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वैसे तो हम नहीं करते, वैसे तो हम श्वास नहीं लेते। अब जब हम श्वास ले रहे हैं तो हमारा तो पेट अंदर जा रहा है। जबकि हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए श्वास के बारे में कि जब हम श्वास लेते हैं तो जैसे बलून जो होता है, एक फ्लैट बलून होता है, जैसे उसमें गैस को भरेंगे वैसे वो कैसे हो जाएगा, वो फूल जाएगा, तुरंत लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से जैसे हमने श्वास ली वैसे हमारा पेट बाहर होना चाहिए, और जैसे ही हमने श्वास छोड़ी वैसे ही हमारा पेट अंदर होना चाहिए। श्वास अंदर और पेट बाहर, श्वास बाहर पेट अंदर, इस नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कभी कहीं टहल रहे हो, अपना काम कर रहे हो, बीच में कभी भी याद आए तो आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और इसी तरह से ध्यान दे करके आपको ब्रेथ करना है। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। तो देखिए कहीं आप उल्टी श्वास तो नहीं ले रहे हैं। श्वास अगर आप ढंग से लेंगे तो आपके बाकी के तंत्र भी सही ढंग से काम करेंगे। क्या बात है। तो श्वास ढंग से लेने में जो आपने एक हल्का सा टिप दिया है ऑब्जर्व करने का, और मैंने जब पहली बार सुना था ये तो मुझे भी लगा कि मैं श्वास ले रहा हूँ और पेट तो बाहर नहीं जा रहा है। तो उसमें फिर आपको सजगता पूर्वक इसको अपने सिस्टम में उसको समाविष्ट करना होता है। जी जी बिल्कुल। और एक तरीका और अपना सकते हैं, जैसे कि आप ज़मीन पर सीधे लेट जाएं और एक किताब, एक पुस्तक ले लें और अपने नाभि स्थान पे रख लें, और जब आप श्वास लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा तो आपकी पुस्तक भी बाहर आएगी। श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट जो है इन होगा, यानी पुस्तक भी नीचे जाएगी। तो इस तरह का अभ्यास भी थोड़ी देर करेंगे तो ये भी एक तरीके का मेडिटेशन भी है। अगर आप थोड़ी देर 5 मिनट अभ्यास करते हैं इसका तो धीरे धीरे एक तो मेडिटेशन है, आपके मन को शांत करेगा। और डीप ब्रीदिंग करने से इतना फ़ायदा होता है कि जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अगर हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है तो तुरंत हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बहुत तेज़ी के साथ ब्रेन को जाने लगता है और वैसे ही हमारा स्ट्रेस लेवल नीचे आने लगता है। तो कभी भी अगर आप परेशान हैं, तनाव में हैं, तो भी आप डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को तनाव से दूर कर सकते हैं। क्या बात है। तो बिल्कुल सरल और आसानी से अपनाने वाली टिप जो प्रोफेसर सत्या त्रिवेदी जी ने हमको दी है, आप अपने प्राणों पर ध्यान दें और साथ में देखें कि किस तरह का असर हो रहा है, आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है कि बाहर आ रहा है। तो अपने आप को देखना और जो ये साक्षित्व है
इसको लेकर आपने एक साक्षी ध्यान के बारे में भी कुछ शिविर या कुछ ऐसा संबोधन किया था। वो साक्षी ध्यान से आप क्या अर्थ ले रही हैं यहाँ पे? और स्वाभाविक है, हम सबने ये श्रीमद् भगवद गीता से भी साक्षित्व के महत्व को सुना है, पर अभ्यास में लाने के लिए क्या तरीका आप बता रही हैं? देखिए, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं और मैंने बहुत सारे ध्यान पे काम भी किया है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी जो साक्षी ध्यान है। साक्षी का मतलब होता है कि आप अपने विचारों को ऐसे देखते हैं जैसे कि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, यानी साक्षी भाव से, निरपेक्ष भाव से आपको देखना है। तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। पहले शांत बैठा जाता है, नाभि पे ध्यान लगाते हैं, फिर धीरे धीरे हम अपने विचारों का दर्शन करते हैं। हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार जो आ रहे हैं उसको आने देते हैं, नाभि दर्शन करना शुरू करते हैं। उसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है और फिर हम लास्ट में संकल्प लेते हैं, जिसको बोल सकते हैं आज के समय में एफर्मेशंस बहुत चल रहे हैं। एफर्मेशन का मतलब होता है शुभ वाक्य, यानी अच्छी चीज़ें। जब आप अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे वाक्य बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जा कर के वो यूनिवर्स में इकट्ठा हो जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी सृष्टि लग जाती है आपको उसे प्राप्त कराने के लिए। इसी तरह से जब हम शुभ संकल्प लेते हैं, अपने अंदर अगर कुछ कमियां हैं, बुराइयां हैं, तो हम उसको एक तरफ करके कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ अच्छे वाक्य अपने मन में लाते हैं कि हम आज के बाद जो है वो कभी क्रोध नहीं करेंगे, हम तनाव की स्थिति में भी तनाव नहीं करेंगे, मेरा चित्त शांत है, मेरा मन निर्मल है। इस तरह की बातें करते हैं। पहले तो हम विचारों का दर्शन करते हैं, फिर नाभि दर्शन करते हैं, फिर शुभ संकल्प पे आते हैं। तो इस तरीके से जब करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो लास्ट में हमको जा कर के क्या होता है कि कोई तो सो जाता है और कोई खो जाता है। तो ये स्थिति आ जाती है और बड़ा ही कमाल का है साक्षी ध्यान। साक्षी ध्यान करने से आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं, हो गई हो तो आप ठीक कर सकते हैं। और आज का समय जो हो गया है वो मानसिक बीमारियों का बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सारे बच्चे आजकल गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल गेम्स भी होते हैं वो खेल रहे हैं, उसकी आदतें पड़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं आप साक्षी ध्यान अगर बच्चों को भी कराएंगे तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर भी, उनकी मानसिक स्थिति पर भी। सर, ये आपने बहुत सुंदर कहा कि बच्चों को भी अगर साक्षी ध्यान कराएंगे, योग के साथ उनको जोड़ेंगे। आपका अपना अनुभव क्या है? और आपकी भी पुत्री जो है वो किशोरी हैं, तो वो किस तरह से आप जब योग की बात करती हैं तो रिस्पॉन्ड करती हैं, या आपको लगता है उनको रस आने में कुछ थोड़ी सी तकलीफ रहती? मेरी बेटी योग करती भी हैं। अरे वाह! और मेरी बड़ी बेटी जो 14 साल की है और छोटी वाली जो अभी 6 साल की है वो भी योग करती हैं। बहुत तो दोनों बच्चियां योग करती हैं। योग के प्रति उन्होंने देखा, मुझे देखा है कि मैं कैसे योग के लिए काम करती हूँ। और बहुत जब शिविर लगाया करती थी तो मेरी बेटी जो बड़ी वाली है वो बहुत छोटी उम्र की थी, वो भी जा कर के योग करती थी और प्राणायाम करती थी। तो उनको भी बहुत रुचि है। और इसी के साथ जो भी हम करते जा रहे हैं, अफर्मेशंस पे मैं काम कर रही हूँ, शुभ संकल्प पे काम कर रही हूँ, तो वो भी वो उसको अपनाया हुआ है उन्होंने। आपने पुस्तक लिखी थी योग दर्शन, उसका नाम है संभवतः। तो योग पर ऐसे बहुत सारी पुस्तकें पहले आ चुकी होती हैं, फिर जब आपने सोचा कि योग दर्शन पर लिख रहे हैं तो पतंजलि योग सूत्र से लेके कितना सारा अथाह सागर है योग पर जो पुस्तकों का है। फिर आपको क्या इसमें विशेष बात प्रस्तुत करने की सूझी जो कि आपके द्वारा पाठकों तक योग दर्शन में पहुंची है? देखिए, मैं हमेशा से, मैंने कई सारे योग का उसमें समावेश किया हुआ है। उसमें पतंजलि का योग भी है और लोगों को ये भी बताया कि जो हमारा वो यम नियम आसन प्राणायाम ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। आपको सुबह सुबह ऑफिस भागना है और आप किसी से कह रहे हो कि प्राणायाम, सिर्फ एक प्राणायाम करो और आधा घंटा बैठ के करो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप आधे घंटे बैठ के कपालभाति करें। आप अपना अलार्म लगा लीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का, जो भी हो। मुझे तो लगता है टुकड़ों टुकड़ों में आपको अलार्म लगाना चाहिए। 5 मिनट के लिए आपने अनुलोम विलोम किया, 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग की, 5 मिनट कपालभाति किया। इस तरह से आपका आधा घंटा कर सको, बड़ी अच्छी बात है। 15 मिनट भी कर लो,
योगासन ना करने से कैसे भी आप अगर अपने घर पे भी हो तो आप सिर्फ योगासन कर ही लो, 15 मिनट 20 मिनट जितने आपको टाइम हो, वही व्यवहारिक रूप से सफल है। तो कहीं ना कहीं किताब में ये बताया गया कि आप सरल योगासन कैसे करें और सरल विधियां जो हैं जिनसे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसमें वो सारी चीज़ें मेरी इस किताब में है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर डॉक्टर सत्या त्रिवेदी जी से बात की जा सकती है, पर जो सीमित समय है उसमें एक तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ लोगों के मन में अभी भी एक संशय सा रहता है कि एलोपैथी इतना अधिक घर कर गई है और उसके अलावा जो भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनकी तरफ श्रद्धा से आमतौर पर लोग देख नहीं पाते हैं। आप अपने अनुभव से बताइए, कब आपको विशेष रूप से लगा कि नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अपनाना भी चाहिए, औरों तक पहुंचाना भी चाहिए? जी देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में इतना लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं कुछ प्रकृति का होता होगा शायद, लेकिन इसमें जो हमारे पंच तत्व हैं, मिट्टी, हवा, पानी, धूप और आकाश तत्व भी, ये सारे तत्व पंच तत्व शामिल होते हैं आपको ठीक करने के लिए। आपके नेचर में, आपके आसपास सब जगह ये तत्व में इकट्ठे हैं, सब हैं यहाँ पे आसपास हैं, लेकिन हम जानते नहीं उसका उपयोग क्या होगा। क्या उपयोग होता है मिट्टी का, क्या उपयोग होता है हवा का, क्या उपयोग होता है धूप का। ये चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है हर किसी में। जो भी यहाँ ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं या बच्चे हैं, धूप में निकलने से सब कतराते हैं। कोई भी नहीं सन के सामने बैठता जैसे पहले के लोग धूप का सेवन किया करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप धूप का सेवन करें, यही प्राकृतिक चिकित्सा है। इसी तरीके से मिट्टी की पट्टी रखी जाती है। अगर आपके नाभि, जो आपका नाभि स्थान है, उससे नीचे जब पट्टी रखी जाती है तो जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं महिलाओं को, वो ठीक होते हैं। नाभि से ऊपर रखेंगे तो हमारे जो गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या, हमारी समस्याओं को, जो पेट है हमारा, वही सब कुछ चला रहा है। हम सब कुछ जो जितना फ्यूल हम डालते हैं अंदर जा करके, वही जो है हमें ऊर्जा दे रहा है। तो अगर हम पेट को स्वस्थ रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी अपने आप संभल जाएंगी। तो नाभि से ऊपर पट्टी रखने से जो पेट की सारी बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो है वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने की ज़बरदस्त पावर होती है। इसी तरह से पानी की चिकित्सा है, यानी कि हम टब बाथ करते हैं, इसी तरीके से किस तरह से गर्म पानी से की पट्टी हमको रखनी चाहिए, ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए, हॉट फर्मेंटेशन है, कोल्ड है, इस तरह से। और जो पेन हमें होता है उसमें गर्म पानी इतना फ़ायदा करता है। अगर आप अपने पेट में हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो गर्म पानी से आपको बहुत लाभ होता है। तो यही सारी चीज़ें आपके आसपास सब बिखरी हुई हैं, उन चीज़ों को समझना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास जैसे एलोपैथिक हॉस्पिटल्स होते हैं, उसी तरीके से प्राकृतिक चिकित्सालय भी खोले जाएं, जिससे कि कम पैसे में हम बेहतर इलाज पा सकें। सत्या जी, आप इतनी व्यावहारिक ढंग से इन महत्वपूर्ण बातों को बता रही हैं, तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करने में थोड़ा सा संकोच रहता है। लेकिन सुबह जब प्रारंभ करते हैं तो कई लोग अपने आप को शौचालय के पास जाने से रोकते रहते हैं, उनको लगता है प्रेशर नहीं बना। तो उस दृष्टि से क्या ऐसी टिप है जो प्राकृतिक चिकित्सा या योग के साथ, या जो कुछ ज्ञान आपने अर्जित किया है उससे संबंध रखती है? क्योंकि अगर आप वहाँ से ठीक मुक्त नहीं हुए होते तो सारा दिन एक तनाव जैसा भी रहता है, आपकी जो एफिशिएंसी है उस पर भी इसका असर पड़ता है कि आपका डाइजेशन कैसा है। इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो अक्सर चाय पी लिया करते हैं और सोचते हैं चाय पीने से हमें अच्छे से प्रेशर बनेगा, जबकि उसकी जगह अगर हम गर्म पानी का सेवन करें और अगर आधा नींबू निचोड़ लें उस गर्म पानी में, तो हमारा पेट अच्छे से साफ होगा। और इस पानी को पीने के बाद थोड़ा सा चहलकदमी करनी चाहिए। कुछ ऐसे आसन भी हैं जिनको करने से, मरकट आसन अगर कर लेंगे तो आपको जो है वो प्रेशर बनेगा। बहुत बढ़िया आसन है, कहीं आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर तो बताना संभव नहीं है, लेकिन मरकट आसन है, उसको करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है फुजला का खाना, यानी रफेज खाना है आपको। फल खाने हैं, कई आपकी करीब 5 सर्विंग्स होनी चाहिए फल और सैलड की, तो आप वो खाएंगे तो आपका पेट सही रहेगा। ये सब चीज़ों का ध्यान तो आपको ही रखना पड़ेगा, हमारे बताने से नहीं होगा। हमने बता दिया आपको, आपने सुन लिया, लेकिन यू शुड फॉलो दैट। तो वो चीज़ें करना ज़रूरी है।
तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो आपके पास आ जाती है, वो ये है कि सत्या जी ने सत्य ऐसी टिप्स दी हैं जो कि आपके जीवन को स्वस्थ निरोगी बनाने में बहुत सहायक हो सकती हैं। तो पर उन्होंने लास्ट में आपके लिए ये टिप दे दी है कि ध्यान तो आपको ही रखना है, तो अपना ध्यान तो हमें ही अल्टीमेटली रखना आवश्यक होता है। पर अब हम ध्यान आपके मुक्तक की तरफ दें जिससे कि हम अब समापन की तरफ बढ़ें। तो आपने बहुत अच्छा गीत सुनाया था और कुछ पंक्तियाँ जो आपको लगता है कि समापन के समीप जी प्रासंगिक बिल्कुल, ज़रूर। तो मैं एक मुक्तक आपके सामने सुनाती हूँ। योग से ही सारे रोग दूर जब होते यहाँ, किस लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। केमिकल दवाओं के दुष्परिणाम होते, भुक्तभोगी लोग हैं जो वही बतलाते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लो, मेरा कहना है सारे रोग भाग जाते हैं। ओ आसनो प्राणायाम नित्य करते जो सत्या, उनके जन्म भय मुक्त हो जाते। क्या बात है, क्या बात है। तो भयमुक्त जीवन को करने के लिए जो एक औषधि रूप में संकेत डॉक्टर सत्या त्रिवेदी जी ने, और इस तरह से, और वो प्रोफेसर हैं तो ऐसे बात बताती हैं कि समझ में आ जाए। तो समझाने के साथ साथ जो स्वस्थ रहने के लिए सहायक होने वाली इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने सार की बताई। आपका बहुत बहुत आभार है सत्या जी, बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। और जिस अभियान को लेकर आप चल रहे हैं उसमें आपको और अधिक सफलता मिले और अधिक लोगों का कल्याण हो, योग से जुड़े। डॉक्टर सत्या त्रिवेदी जी दिल्ली से पधारी, उनका आभार और आपका मंगल कामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष बधाइयों के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।